आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कोविड-19 पर जीत के लिए वैक्सीन को एक कारगर हथियार माना गया है शुरू से ही, और महामारी के बीच दुनिया के सभी हिस्सों में इससे निपटने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हुए भी करीब 1 साल हो चुका है। हालांकि इस बीच इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच के मामले में अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता की बड़ी खाई है। ये मसला इतना गंभीर है और रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने इसे लेकर भारी चिंता जताई है। बात सही भी थी, क्योंकि महामारी के टाइम आपने एक और बात सुनी होगी, नो वन इज सेफ अंटिल वी ऑल आर सेफ, यानी कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक सब सुरक्षित नहीं है। और इसलिए इस बात पर जोर दिया गया कि अमीर देशों को गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचानी जानी चाहिए। और अब जैसे ही ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है, चैलेंजेस फिर हमारे सामने हैं, तो अब फिर वैक्सीन असमानता पर बहस हो रही है। ट्रैवल बैन और सीमाओं को सील करने के मुद्दे पर अफ्रीकी देशों ने नाराजगी जताई है। साथ ही वैक्सीन की जमाखोरी और सप्लाई में देरी से पैदा हुए इन हालातों को लेकर पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया है। अफ्रीकी देशों ने कहा है कि ये सभी देश वैक्सीन सप्लाई करने में असमर्थ रहे हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका में कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई। यूनिसेफ अफ्रीका ने कहा कि विश्व के संपन्न देशों को जरूरत से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई की गई। इन देशों ने गरीब और मध्यम वर्ग के देशों को कोवैक्स के जरिए वैक्सीन देने का वादा किया था, लेकिन इसकी सप्लाई काफी धीमी रही। इधर ओमिक्रॉन से हो रहा है कि बूस्टर डोज पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। WHO ने इस बात पर वार्निंग भी दी है कि बूस्टर ड्राइव्स पैंडेमिक को और लंबा खींचेगा। तो समझते हैं आखिर कि गलतियां हमसे हो क्या रही हैं, क्या हुई हैं, और अब आगे की राह क्या है ताकि वैक्सीन की पहुंच सभी देशों तक हो सके। इसके लिए हमारे साथ है यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स। जी डॉक्टर, पैंडेमिक के शुरुआत से ही हमने वैक्सीन इनइक्विटी के बारे में खूब सुना, और ये वार्न भी किया गया कि अगर वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो फिर ये हमारे लिए एक नई चुनौती सामने खड़ी होगी। और क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन भी वी टोल्ड यू सो मोमेंट है अभी सभी के लिए? जी, सैडली मैं एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल वी टोल्ड यू सो मूवमेंट ज़रूर है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमें पहले से ही मालूम था कि अगर हमने मेजॉरिटी वर्ल्ड पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं किया टाइम पर, तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे सामने ऐसे वेरिएंट्स आएंगे या आ सकते हैं जो हमारे लिए और भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज कर सकते हैं। तो अगेन इट वाज कोई 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 रॉकेट साइंस थी नहीं, ये बहुत ही बेसिक साइंस ही है जो हमें बताती है कि अगर हमने वायरस के ट्रांसमिशन को नहीं तोड़ा, उसको ख़त्म नहीं किया, तो वो बहुत चांस रहता है कि वो और स्ट्रॉन्ग, डिफरेंट और चैलेंजिंग होकर हमारे सामने आएगी। और ये बात हम जानते हैं कि हमने बहुत देर से इस बात पे बात कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो खमियाजा यही भुगतना होगा। और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग बात ये भी है कि आज की डेट में भी अगर हम सही कदम नहीं उठाते तो 6 महीने बाद हम शायद यही बात फिर से दोहरा रहे होंगे कि हमने अगर दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 में ये कदम उठा लिए होते तो आज मई 2022 तक, अगस्त 2022 तक हम डिफरेंट सिचुएशन में होते। तो मैं तो हमेशा आज से लेकर आगे की ही बात सोचने की कोशिश करता हूं। तो आज हमारे पास जो कदम है वो भी बिल्कुल डिफाइंड है। अगर हम उनको फॉलो कर सकें तो हम अभी भी पैंडेमिक का जो पाथवे है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम बदलाव ला सकते हैं। अफ्रीका को लेकर एक पर्टिकुलर कंसर्न दिखता है, जहां पहले ओमिक्रॉन डिटेक्ट किया गया डॉक्टर, और रिसेंट जो डेटा है उसके हिसाब से करीब यहाँ पे 1.2 बिलियन लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 6% लोग ही जो है वो वैक्सीनेटेड हैं।
तो फिर यहाँ जो वैक्सीन की कमी है, वो किन वजहों से है और क्या जो समृद्ध देश हैं, इन्हें इसमें भी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है अब क्योंकि ओमिक्रॉन एक नया चैलेंज तो बन ही रहा है? जी, बिल्कुल एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे-जैसे इस पैंडेमिक का टाइम बीतता जाता है, वैसे-वैसे सिचुएशंस जो हैं वो और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि और नुआंस्ड होती जाती हैं। उसमें जो विभिन्न स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं अ, वो हर देश के लिए, हर हर इवन इवन शहरों के लिए, हर जगहों के लिए बदलती रह रही हैं। तो वो और भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। इसका मतलब ये सब कहने का मतलब ये है कि जैसा आपने कहा कि अफ्रीका में 1.2 बिलियन लोग हैं और सिर्फ 6% लोग ही वैक्सीनेटेड हैं और वहाँ पे मल्टीपल वेव्स भी आ चुकी हैं और अलग-अलग वेरिएंट्स की भी वेव्स आ चुकी हैं। उनकी भी इम्यूनिटी जनरेट हुई होगी, मतलब डेफ़िनिटली हुई होगी। तो अब वैक्सीनेशन भी लो है और हमने दूसरी तरफ ये भी देखा है स्टडीज़ में देखा है कि जो प्री इन्फेक्शन की जो इम्यूनिटी बनती है, उसकी भी एक एक सीमा है। चंद महीनों के बाद वो कम होने लग जाती है। और अगर अगर 2 या 3 बार इन्फेक्शन हो भी जाता है, उसके बाद वो इम्यूनिटी कितनी देर तक रहती है, ये हमें अभी पूरी तरह नहीं पता। तो अनसर्टेनिटीज़ जो हैं, वो बनी भी हुई हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं एज़ टाइम गोज़ बाय। अगर हम वैक्सीनेशन दे देते हैं, तो हमारे पास एक नोन रोबस्ट स्टेप होता है जो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और उसकी जो रिजल्टिंग इम्यूनिटी बनती है, दैट बिकम्स बिट मोर प्रेडिक्टेबल और उस बेस पर हम थोड़ा बेटर प्लान कर सकते हैं। थोड़ा हम बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं, या थोड़ी और एडिशनल रिसर्च अगर हम करें उसके बाद, तो वी गेट बेटर आंसर, जो कि अब हमें, जैसे अभी करंट जो पैंडेमिक की स्थिति, जैसे मान लीजिए यूके, यूएस वगैरह में है, तो उम्मीद है कि अगले 2-4 हफ्ते में जब थोड़ी सी और रिसर्च आ जाएगी, तो वैक्सीन का क्या रोल है, ओमिक्रॉन का कितना असर है, ये सब हमारे जवाब जो है मिलते रहेंगे, क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी को जो वैक्सीनेशन या बूस्टर्स मिले हैं, उसके जो इम्पैक्ट हैं वो हमें मालूम है। अब अफ्रीका जैसी जगह में, जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग अभी अनवैक्सीनेटेड हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, अनसर्टेनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं और उन अनसर्टेनिटीज़ में जब वायरस घूमती है और वहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स भी हैं, एड्स के बहुत पेशेंट्स हैं, जब ऐसी स्थितियों में जब वायरस घूमती है, तो उसका क्या नतीजा निकल के आएगा, तो एक तो हमने ओमिक्रॉन देखा ही है, जो मोस्ट लाइकली वहाँ से आया है या कहीं से भी आया है, तो बट वी हैव सीन कि क्या वेरिएंट आया है, तो ऐसे वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा कि जब तक हमने पूरे दुनिया को वैक्सीनेट नहीं किया, तब तक कोई भी सेफ नहीं है। और इसमें जो समृद्ध देश है, और समृद्ध के साथ-साथ वो देश जो वैक्सीन्स बनाते हैं, तो वो देश जिनके पास पैसा है, उन्होंने एक्चुअली वैक्सीन की डोजेस होर्ड कर ली हैं, मतलब जमा करके रख ली हैं अपने लोगों के लिए, जो कि एक तरफ से इतना ठीक है कि चलिए आप अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देख लिया है ओमिक्रॉन के चलते ही कि जब तक पूरी दुनिया का बराबरी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो सेफ कोई भी नहीं है। इमेजिन कीजिए, अगर हमने अफ्रीका को 40, 50, 60% डबल डोज वैक्सीनेट किया होता, तो शायद हम ओमिक्रॉन से इस बुरी हालत में जूझ नहीं रहे होते, जो कि सारा दुनिया जूझ रही है। तो बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समृद्ध देशों की बनती है कि वो अपने रिसोर्सेज इस तरह से लगाएं कि अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, इवन साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में, एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में सभी लोग सेफ हों और उसके चलते पूरी दुनिया सेफ हो। और हाँ, जैसे इसमें इंडिया का भी रोल थोड़ा बनता है कि हम अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें, ताकि हमारे जो इंडियन लोग हैं वो भी सेफ हों और हम इतनी मात्रा में वैक्सीन बना सकें, ताकि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको भी हम सेफ्टी की तरफ ले जा सकें। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समृद्ध देश हैं उनकी होनी चाहिए कि वो सभी को सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि इसमें उनका अपना भला भी है और पूरी दुनिया का भला तो है ही। अच्छा डॉक्टर, अब डब्ल्यूएचओ के हेड टेड्रोस ने कहा पिछले कुछ दिनों की बूस्टर डोज पैंडेमिक को खत्म करने के बजाय इसे और लंबा खींच देगा। पहले भी कई बार कहा जा चुका है, बूस्टर डोज को लेकर कई कंसर्न्स हैं। आप इस स्टेटमेंट से कितना सहमत और असहमत दिखते हैं डब्ल्यूएचओ के स्टेटमेंट से? और मैं एक तरफ से डब्ल्यूएचओ के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हमने बूस्टर डोजेस की डिटेल में पढ़ गए, अब इज़राइल में 4th डोज की भी बात शुरू हो गई है और
तो वो वल्नरेबल ग्रुप्स में, तो अगर हम उसमें ज़्यादा और पड़ गए, तो जो लोग, जैसा हमने अभी कहा कि 6% लोग ही अफ्रीका में वैक्सीनेटेड हैं, और उसमें हेल्थ केयर वर्कर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो तो उनमें भी मात्रा वैक्सीनेशन की बहुत कम है। तो तो हम सेफ तो दुनिया को कर ही नहीं पाएंगे, आई थिंक। और दूसरी तरफ ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू थिंक अक्रॉस बॉर्डर्स। तो एक तरफ बिल्कुल डब्ल्यूएचओ का जो डब्ल्यूएचओ के स्टैंड्स रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कट रहे हैं, और वो पूरी वर्ल्ड को, और जैसे ह्यूमैनिटी अगेंस्ट दिस वायरस की जो फाइट है उसको वो लीड कर रहे हैं। तो उस एंगल से जब हम देखते हैं, तो उनका जो सजेशन है वो बिल्कुल वैलिड है कि जो देश जिन्होंने वैक्सीन्स इतनी हैं और उनके पास फ्री में पड़ी हैं, मतलब वो यूज़ भी नहीं हो रही हैं, वो हमें वाइज़ली जल्द से जल्द यूज़ करनी चाहिए। और उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने सिस्टम्स भी बनाए हैं, और वो बार-बार इस बात पे कह रही है कि हमें इक्विटी लाने की ज़रूरत है, एक बराबरता के साथ वैक्सीन को हर कोने में पहुँचाने की ज़रूरत है। और हमारे पास नई-नई वैक्सीन की जो नए कैंडिडेट्स हैं वो आ भी रहे हैं, और वैक्सीन्स मतलब जो अप्रूव भी हो रहे हैं। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है कि अगर हम बूस्टर्स में बहुत ज़्यादा घुस गए, तो हम पैंडेमिक को और डिले करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे, ये बिल्कुल बात उनकी सही है। क्योंकि अगर बूस्टर्स में कुछ चंद देशों ने उसको थोड़ा रोक दिया, पछाड़ दिया, और वो फिर से अफ्रीका के अलग-अलग कंट्रीज़ में, देखिए एक भी अफ्रीका की कंट्री या कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें वैक्सीनेशन कम है, वहाँ पे वैक्सीन घूमती रहती है, तो वो वेरिएंट आएगा। और आज की डेट में जितनी ट्रैवलिंग, जितनी मूवमेंट है ह्यूमन बीइंग्स की, तो वो वेरिएंट हर जगह पहुँचेगा ही पहुँचेगा। सो आई थिंक वी शुड सीरियसली कंसिडर इट। लेकिन जब हम इंडिविजुअल लेवल पे चलते हैं अगेन, तो हमें ये भी नहीं लेना चाहिए कि अगर अगर बूस्टर्स अवेलेबल हैं, तो हम अपने बूस्टर गिव अप कर दें, तो वो सडनली दूसरे कंट्री में वो एज़ अ वैक्सीन मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ को बनाने की बात है कि गवर्नमेंट्स शुड कम टुगेदर एंड मेक एडिक्वेट पॉलिसीज़ के वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं आपकी अपनी कंट्रीज़ में, वो भी सेव किए जाएँ, और अननेसेसरी बूस्टर्स जो हैं वो ना दिए जाएँ। तो ये एज़ वी गो अलोंग ये मॉरली और एथिकली बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनती जाएगी, और इसको हमने जितनी जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट नहीं किया, उतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और यही हम बहुत बाकी इश्यूज़ के साथ भी देख रहे हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे एड्स के ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी हो, जिसका खामियाजा हम ओमिक्रॉन के साथ भी भुगत रहे हैं। बाय द वे, मोस्ट लाइकली इसकी और डेटा आएगा अभी, वी कैन टॉक अबाउट इट किसी किसी और दिन इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एड्स की जो इनिक्विटी दुनिया ने देखी है पिछले 10-15 साल में, उसका खामियाजा हम ओमिक्रॉन के साथ भी शायद भुगत रहे हैं। या और इश्यूज हो, हंगर हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब में भी जो इनिक्विटीज बढ़ती जाती हैं, तो एवरीवन सफर्स। तो आई थिंक आई डू एग्री डब्ल्यूएचओ के साथ कि हम शायद पैंडेमिक को एक्सटेंड कर देंगे अगर हमने बूस्टर्स के पीछे इसको प्राइमरीली चल पड़े, बट इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट्स टू टेक अ स्टैंस। और भारत के लिहाज से बूस्टर डोज को लेकर या ओवरऑल वैक्सीनेशन के लिहाज से क्या चुनौतियां हैं? अब तो भारत में बूस्टर डोज 10 जनवरी को देने की बात भी कही गई है वल्नरेबल ग्रुप्स को, तो इसको आप इस पर जो है, इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, भारत के लिए अभी भी जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती ये है कि हमारी जो डबल डोज वैक्सीनेशन का जो पॉपुलेशन है, वो अभी भी मेरे हिसाब से कम है, 40-45% ही है। और जब तक हम उसको एक 80% के करीब नहीं लेके जा सकते, तब तक हम नहीं कह सकते कि सिचुएशन काफ़ी सेफ है, जो कि ऑलमोस्ट डबल अप करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं इस स्पीड में, जो कि हमारा टारगेट था कि इस साल के, यानी कि 2021 के एंड तक हम वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को डबल डोज वैक्सीनेशन दे देंगे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और 1 साल होने को आ रहा है, और हम उस टारगेट से बहुत पीछे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है, उसको भी हमें कंटिन्यूअसली फाइट करना पड़ेगा। और वो भी एक चुनौती जो है भारत जैसे देश में और बाकी देशों में भी बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है। हालांकि इंडिया में जो सीरियसनेस टू वैक्सीनेशन वाली बात है, वो उस लेवल की अभी नहीं है। तो ये जो सारी मतलब बातें हैं, क्योंकि जो पहले हमारी प्रॉब्लम शायद चल रही थी कि वैक्सीन्स की जो सप्लाई है वो कम थी, लेकिन अब वैक्सीन्स की सप्लाई भी काफ़ी एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में है। तो वो चुनौती तो अभी हमारी इतनी नहीं है, लेकिन
एक नैरेटिव को चलाने की चुनौती है, एक नैरेटिव को सस्टेन करने की चुनौती है और लोगों के सामने ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन को रखते रहने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं, हम फिर से भूल ही गए हैं कि पैंडेमिक भी चल रहा है। और आई थिंक जब सेकंड वेव हमारी डेल्टा वाली आई थी, तब लोगों ने बहुत वैक्सीनेट जल्दी-जल्दी करवाया, क्योंकि तब बहुत उसके बुरे असर सबने देखे। लेकिन उसके बाद लोग फिर से भूल गए हैं कि पैंडेमिक, ये वायरस क्या कर सकती है। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और जो आपने बात की बूस्टर्स की, वो अच्छी खबर है वल्नरेबल ग्रुप्स को बूस्ट करने की, क्योंकि जो 60 प्लस पॉपुलेशन है, वो डबल डोज के बाद 5-6 महीने के बाद उनकी जो इम्यूनिटी है वो एज गुड एज बैक टू, जैसे हम कहें, स्क्वायर वन टाइप हो जाती है। वुडंट से स्क्वायर वन हो जाती है, वो स्टिल बेटर देन नॉन वैक्सीनेटेड, लेकिन वो काफ़ी कम हो जाती है। और उससे जो 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 सिविरिटी और डेथ के जो रिस्क हैं वो फिर से बढ़ने लग जाते हैं, हालांकि उस लेवल के नहीं बढ़ते जो हमने फर्स्ट वेव के टाइम पे देखे थे। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि वल्नरेबल ग्रुप्स को हम बूस्टर देंगे। लेकिन अगेन, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जो 2-3 तरह की वैक्सीन अब बनाने की क्षमता रखती हैं, तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर जो हमारी वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी टेकअप करना चाहिए और प्रेशर्स डालने चाहिए। जो समृद्ध देश हैं वो भी इसमें आगे आकर कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम जो वैक्सीन इक्विटी है उसको अचीव कर सकें। जी। कई देशों ने जैसे वैक्सीन होल्ड किया है जब बहुत देशों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। डब्ल्यूएचओ का कोवैक्स भी जो है वो बनाया गया। यहाँ किस तरह की गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से क्या-क्या इन्होंने सफ़र किया है कि वैक्सीन जो है सही टाइम पर जितना टारगेटेड था सप्लाई करने का वो नहीं हो पाया? जी, बिल्कुल, ऐसे कई देश हैं जिनमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो खुद बनाते नहीं हैं और उनकी जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है वो पूरा डिपेंड करते हैं कि डब्ल्यूएचओ का जो कोवोवैक्स सिस्टम है, उसके थ्रू वो उनके पास वैक्सीन आए। और डब्ल्यूएचओ की देखिए जो इंटेंशंस हैं और जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही फोकस्ड और साइंटिफिक है अदरवाइज, और ट्रांसपेरेंट भी है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो डिपेंड करते हैं कि जो समृद्ध देश हैं या वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया भी आता है, वो कितनी वैक्सीन सप्लाई करते हैं, कितनी डोनेट करते हैं। और वो जो कमिटमेंट्स थी वो किसी भी देश ने पूरी नहीं की, चाहे वो यूएस हो या यूके हो या इंडिया हो। तो उसके चलते डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी सफ़र किया और जो कोवोवैक्स का जो प्रोग्राम था उसने काफ़ी सफ़र किया उस लिहाज से। तो ये मेरे हिसाब से एक तरह की गलती इसमें डब्ल्यूएचओ की शायद इतनी नहीं थी, जितनी जो देश थे जिनकी कमिटमेंट्स थी उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। और डब्ल्यूएचओ के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो उनकी उस कमिटमेंट्स को वो पूरा करवा सकें। तो ये चैलेंज बना रहेगा जब तक जो गवर्नमेंट्स हैं सारे देशों की इस बात को नहीं समझ लेती कि नोबडी इज सेफ टिल मोस्ट पीपल आर वैक्सीनेटेड, तब तक और डब्ल्यूएचओ की लीड में वो काम नहीं कर रही हैं उस लेवल का, तब तक हम सब के लिए खतरा जो है वो अनफॉर्चुनेटली बना रहेगा। जी। डॉक्टर, बूस्टर डोज पर हम बात ही कर रहे थे तो पहले जो है डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल मोराटोरियम की बात की थी कोविड-19 बूस्टर शॉट्स के लिए। लेकिन कई देश जो है इस पर राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन को तीसरी डोज़ देने के लिए। तो क्या इसकी ज़रूरत है अभी इस ग्लोबल मोराटोरियम की, जब ओमिक्रॉन को लेकर खतरे नए हैं हमारे सामने? जी, बिल्कुल, देखिए ये जो मोरेटोरियम है ये इट इज़ अ गुड स्टेप, आई मस्ट एग्री। लेकिन अब ओमिक्रॉन सामने आ गया है और जैसा मैंने पहले कहा, जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सब चीज़ें करनी बहुत मुश्किल होंगी। पैंडेमिक के में सबसे की है कि हम टाइमली डिसीजंस लें, और बाय हम से मेरा मतलब है कि मेजॉरिटी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो टाइमली डिसीजन लें और उस पे एक्ट करें। वेट एंड वॉच अगर होती है, डिलेज होते हैं टारगेट्स में, तब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। और अगर ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट इतनी तेज़ी से फैल रहा है तब और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो मॉरेटोरियम इज़ अ ग्रेट स्टेप, लेकिन अगर हम उसके साथ सप्लाई चेन को इम्प्रूव नहीं करते, ये नहीं देखते कि हमें कैसे जल्द से जल्द जो ये समृद्ध देश हैं या वैक्सीन प्रोड्यूसिंग देश हैं, वो उनसे डोजेज जल्द से जल्द हम अफ्रीका या साउथ अमेरिका या एशिया के जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उन तक नहीं पहुंचाते, लोगों को नहीं लगाते, ये सारा जो चेन ऑफ प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है। डब्ल्यूएचओ ने उसको प्लान बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन उसके लिए फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए सारे देशों की कमिटमेंट्स चाहिए।
तो ये साइड बाय साइड जब तक नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है देखना कि हम जो वैक्सीन इक्विटी है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो आई होप कि मोरेटोरियम तो शायद हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत देश हैं जिन्होंने बूस्टर्स दे रहे हैं, और इजराइल जैसे देश ने तो फोर्थ वैक्सीन की डोज की भी बात शुरू कर दी है उन्होंने। तो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन के लिए मोरेटोरियम विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, बट यस, इफ वी हैव ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैक्सीन लो इनकम ग्रुप्स को, और मान लीजिए 1 महीना 2 महीने का मोरेटोरियम साथ में रख रहे हैं, तो फिर भी कुछ जो ये टारगेट्स हैं उसको हम शायद अचीव कर पाएंगे। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, स्पेशली जब समृद्ध देश जो हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे पॉलिसी बना रहे हैं, और WHO और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो उनकी पॉलिसी समृद्ध देशों की वैक्सीन प्रोडक्शन या वैक्सीन प्रोविजन पे डिपेंड कर रही हो। तो जी, एक आखिरी सवाल डॉक्टर, कि अब 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो एक पूरा एंटायर गेम है वो वैक्सीनेशन का ही होगा। तो वैक्सीन्स को वैक्सीनेशंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं, और वैक्सीन का रोल बहुत बड़ा है पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, लेकिन मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि इसी का रोल मेन है। मतलब क्योंकि ये एक स्टेप है इस पैंडेमिक को रोकने के लिए। बाकी के जो स्टेप्स हैं, जो ट्रांसमिशन को रोकने के जो फिज़िकल बैरियर्स हैं, चाहे वो मास्क्स हों, टेस्टिंग हो, वेंटिलेशन हो, ये बहुत ही पोटेंट स्टेप्स हैं, हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हम इनको, या इवन जो मोबिलिटी है लोगों की, उसको कैसे मैनेज किया जाए या रिस्ट्रिक्ट करना पड़े तो रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो और जो सिस्टम्स हैं हमारे काम करने के, ज़िंदगी बसर करने के, सब चीज़ें करने के, वो उनको कैसे मैनेज किया जाए ताकि ट्रांसमिशन को हम ब्रेक कर सकें। और वो उसमें बहुत चीज़ें हैं। अब 1.5-2 साल हो गया है पैंडेमिक को, तो वी हैव सॉल्यूशंस ऑन दोज लेवल्स टू, जो कि हम नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस जो बोलते हैं। तो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर उन पे काम किया जाए तो वो बहुत ज़रूरी होगा। जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे जब हम ड्राइविंग करते हैं तो सीट बेल्ट हो, वो एक चीज़ है हमारी, गाड़ी की जो बॉडी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, एयर बैग्स है कि नहीं, हम कितनी स्पीड पर जा रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स मैटर कि हम कितनी सेफ हैं गाड़ी में। तो सेम गोज़ फॉर दिस पैंडेमिक, वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग अभी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे थे, वो उनके सामने हमें और ज़्यादा डाटा और ऑनेस्टली सारा कुछ सामने रखते रहना पड़ेगा। बहुत अफवाहें चल रही हैं, मतलब इन्फोडेमिक, डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ी मात्रा में वो चल रहा है। सोशल मीडिया सबके लिए बराबर है, तो हर तरह की खबरें फैल रही हैं। उसको काउंटर करते रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऑनेस्टली क्या हो रहा है, आईसीयूज़ में कैसे अनवैक्सीनेटेड लोग सबसे ज़्यादा आज की डेट में पहुंच रहे हैं, डेथ्स भी उस पॉपुलेशन ग्रुप में ज़्यादा हो रही हैं, और हमें कैसे उन लोगों को कन्विंस करवाना है। वी हैव टू कम अप विद स्ट्रेटजीज, और उसका कोई ज़बरदस्ती वाले जो इलाज हैं वो ज़्यादा देर काम नहीं करते। बेस्ट सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन वही है कि हमें बार बार उनके सामने चीज़ें रखते रहना पड़ेगा, और ये अब और भी सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा कि उसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हों, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हों, उनको सीधा इनवाइट करके उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, और वो भी प्रॉपर एविडेंस बेस्ड हार्डकोर डेटा के थ्रू। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो दुनिया के किसी भी देश को बराबरी से वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कोई भी सेफ नहीं है। एक ओवरऑल जो इस बात का तोड़ है वो यही है। बाकी आपके लिए एक सलाह कि केसेस बढ़ रहे हैं, और इस बीच भी अगर आप कोरोना नियमों को लेकर ढीले पड़ गए हैं, मास्क पहनने को झंझट समझने लगे हैं, बाहर से आने पर हाथ धोना बंद कर दिया है, तो अब फिर से शुरू कर दीजिए। बीमारी हम तक ना पहुँचे इसके लिए हमारे हिस्से की तैयारी हमें ही करनी होगी। तो चलिए आज के कोरोना कवरेज को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।